अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई। आज हम सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे जिसका टाइटल है डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज होती हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे उनकी वैल्यूज चेंज होंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। जैसे x है, एक वेरिएबल है, इसमें आप 5 भी स्टोर कर सकते हो, इसमें आप 100 भी स्टोर कर सकते हो, 10 भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह टेम्परेचर की वैल्यू है, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है थ्रू आउट। ठीक है, तो वेरिएबल है ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, चेंज होती रहे। मेमोरी स्पेसेस वेयर वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, मेमोरी आपको पता है जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो जब मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी वो चीज़, तो जिस हिसाब से वो चेंज हो रही है उसी हिसाब से उसकी मेमोरी स्पेस भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कांस्टेंट वैल्यू जो कांस्टेंट हो, एक जगह पे रहे। ठीक है, उस वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी का जो, या हम एक नंबर लिख लेते हैं 22। ठीक है, अब इसको ना आप चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, उसने 22 का 22 ही रहना है। ठीक है, अभी x है, x की तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं ना, 23 24 जो कुछ भी आप पुट करना चाहें। ठीक है, लेकिन आप इसकी वैल्यू उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मेमोरी स्पेसेस वेयर वैल्यूज कांट बी चेंज। ठीक है, एक दफ़ा जो मेमोरी स्पेस अब 22 है, उसको जो मेमोरी स्पेस अलाउ हो गई है। ठीक है, अब फर्ज करें उसको हमने 1 बाइट वैल्यू दे दी है 22 को, तो अब वो 22 को जितनी मेमोरी स्पेस मिली है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट, वेरिएबल्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इन अ प्रोग्राम वेरिएबल हैज़ नेम, साइज, डाटा टाइप एंड वैल्यू। ठीक है, ये वेरिएबल की ये चार चीज़ें होती हैं, तब हम कंपाइलर को समझा पाते हैं कि ये वेरिएबल किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया, उसका नाम क्या है, उसका साइज़ क्या है, डाटा टाइप क्या है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है। सही है, ये हम आगे चल के ये जो चारों चीज़ें हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज कीवर्ड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। ठीक है, कीवर्ड is a predefined or reserved word in C++ library with a fixed meaning and used to perform an internal operation. लैंग्वेज कीवर्ड हमारे पास, जिस तरह हम हमारी उर्दू ज़ुबान है इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इंग्लिश है उसके कीवर्ड्स हैं, इसी तरह C++ के भी कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं। किस चीज़ में रिजर्व्ड होते हैं, उसकी लाइब्रेरी में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आयोस्ट्रीम और conio.h लाइब्रेरीज थी, हेडर फाइल्स थी, उसमें ये प्री डिफाइंड सेम होते हैं और C++ कंपाइलर को पता होता है कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, जो इसके अपने इंटरनल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सपोर्ट मोर देन 64 कीवर्ड्स। इसमें 64 से ज़्यादा कीवर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एवरी कीवर्ड एग्जिस्ट इन लोअर केस लेटर। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सी प्लस प्लस एक लोअर केस लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें हम सारा कुछ लोअर केस में लिखते हैं। ठीक है, तो अब वो बता रहा है कीवर्ड जैसे कि लाइक, करेक्टर, फ्लोट, इंट, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये हम आगे भी चल के देखते हैं कि करेक्टर क्या है, फ्लोट क्या है, इंट क्या है। ठीक है, तो ये आगे चल के देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके कीवर्ड्स हैं। ये उसने एक चार्ट बना दिया है और हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये तो थोड़े से 64 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हम बारी बारी यूज़ करेंगे जब, तो हम इन्हें समझते जाएंगे। जिस तरह अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्ट है, कीवर्ड है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें नहीं पता स्ट्रक्ट क्या है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अभी वाइल, डू वाइल, ये लूप्स हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग, तो स्टेप बाय स्टेप सारे जो हमें ये कीवर्ड्स है ना, अभी जिस तरह अभी ये लाइक, फ्लोट, इंट ये है। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता ये क्या है, बस हमें ये जस्ट ये पता चल रहा है कि ये C++ के क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है,
आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस, आइडेंटिफाई किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। द सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर इज नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, ठीक है। आइडेंटिफायर हम इसलिए यूज़ करते हैं हम किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। जिस तरह अब हम लोग हैं, हमारे अपने नाम हैं, हम अपने नाम से आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरह सी प्लस प्लस में जब कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, कोई फंक्शन लिखते हैं उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, क्लास है उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब हम ये वेरिएबल, फंक्शन, क्लास इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आइडेंटिफाई कैसे होता है। बल्कि इसी में हम नेक्स्ट जब डिक्लेरेशन करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे ये चीज़ें हमें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि आइडेंटिफायर किस तरह आता है। आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है लेटर ए टू जेड और ए टू जी, स्मॉल में भी कैपिटल में भी, और अंडरस्कोर भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस तरह आप लोगों ने अपना यूज़र नेम नहीं रखा होता अली अंडरस्कोर 007 इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह हम आइडेंटिफायर रख लेते हैं, यानी इनके वेरिएबल्स के नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब है अगर मैन पावर एम कैपिटल लिखा हुआ है और एम स्मॉल लिखा हुआ है तो ये दोनों चीज़ें एक नहीं है, ठीक है। जिस तरह छोटा बच्चा हो ना जिसको मैन पावर की मीनिंग नहीं पता और हम उससे पूछें कि इन ये दोनों सेम है, वो कहेगा नहीं ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि उसका एम कैपिटल है इसका एम छोटा है, ठीक है। तो बिल्कुल सी प्लस प्लस भी इसी तरह करता है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब हम तो समझ रहे हैं कि यार ये मैन पावर दोनों का मतलब एक है, लेकिन उसके लिए एक नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको शो करूंगा प्रैक्टिकल डेमो में। अब आता है हमारे पास जो मेन टॉपिक है डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स इज अ कीवर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा। एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी टाइप क्या है, ठीक है। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द इनपुट ऑफ द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, रैम में, ठीक है। जो भी चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो रही होती है, पड़ी होती है, वो कहाँ होती है? रैम में होती है। जिस तरह भी ये स्लाइड्स हैं ये हमारे सामने नज़र आ रही हैं, ये कहाँ पड़ी हुई हैं? ये रैम में पड़ी हुई हैं, ठीक है। इन जनरल एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंटेनिंग थ्री कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं। पहले तो हमने ये समझ लिया कि डाटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड होता है जो हमें डाटा को आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह आपने मैथ्स में पढ़ा था ना, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम एन से आइडेंटिफाई करते थे, एन कैपिटल एन लिखते थे नेचुरल नंबर्स के लिए, जेड लिखते थे इंटीजर्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसमें भी हम एक वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं जो डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा डाटा है, ठीक है। ये भी आगे हम चल के देखते हैं, ठीक है। जो हम प्रोग्रामिंग में चलते हैं ना चीज़ें, वो इस तरह होती हैं कि हमें जो चीज़ें पहले हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उन्हें हमें माइंड में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये आपस में बहुत सारे इंटरलिंक चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब हमने अपने माइंड में रखना है, अब जिस तरह हमने यहाँ पे माइंड में रख लिया, डाटा टाइप एक कीवर्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है टाइप ऑफ डाटा को, ठीक है। अभी इसको हम आगे जाके समझेंगे, इन्हीं स्लाइड्स में आगे जाके समझेंगे कि किस तरह करता है। अगर मैं वो चीज़ यहाँ बताने लग जाऊँ ना किस तरह करता है तो हमारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को सही तरह समझ नहीं आएगी। पहले हम देख लेते हैं, पहली टाइप है फंडामेंटल डाटा टाइप्स, डिराइव्ड डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है। पहले नंबर पे आती है फंडामेंटल। दीज आर द टाइप्स whose वेरिएबल कैन होल्ड मैक्सिमम वन वैल्यू एट अ टाइम। ऐसा वेरिएबल, ठीक है, ऐसी डाटा टाइप जिसके वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो एक टाइम पे, उसे प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी एज है, ठीक है, या हमारा जिस तरह CNIC नंबर है, ठीक है, वो अगर हमने स्टोर करना है, ठीक है, तो अब उसमें वो हमारे पास एक ही है, ठीक है। अब हम CNIC दो तो नहीं अपने डाल सकते, ठीक है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू वन वैल्यू को होल्ड करे, ठीक है। डिराइव डाटा टाइप्स जो हम प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव करते हैं, दीज डाटा टाइप्स आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल डाटा टाइप, ठीक है। उससे हम इसको अक्स करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप फर्ज करें किसी का नाम है,
हम उसका सेकंड नेम उससे डिराइव कर लेते हैं, उसको उसके सेकंड नेम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हम दोनों चीज़ें जो है ना, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा और समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी जस्ट हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। User defined data types. This is a data type whose variable can hold more than one value of dissimilar type, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि ये यूज़र डिफाइंड टाइप क्या होती है, जो हमारा जिस तरह फ़र्ज़ करें आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, आपका CNIC लिखा हुआ है, आपकी एज लिखा हुआ है, आपकी सेमेस्टर लिखा हुआ है, आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सारा डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा है। कैसे? नेम आपका अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, CNIC आपका नंबर्स में लिखा हुआ है, एड्रेस आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक में लिखा हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर नंबर आपका नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सारे डाटा टाइप्स आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया होगा, इस सारे डाटा को एक ही पेज पे ऊपर आपका नाम लिख के और आपकी क्लास लिख के आपकी फाइल बना दी होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, खुद से एक डाटा डिफाइन कर लिया जिसमें आपके सारे जो डाटा था उसको एक जगह पे रख दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीन किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डाटा टाइप मॉडिफायर्स, साइंड है, अनसाइंड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं किस तरह हमें पता चलता है। जिस तरह किसी आपकी कोई वैल्यू है, ठीक है, या कोई किसी को लॉस हो जाता है, तो लॉस हम किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं ना, कि उसको -100 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो जब -100 लिखेंगे तो इसका मतलब है ये जो माइनस है वो बता रहा है कि ये साइन नंबर है, यानी उसके साथ साइन आ रहा हो। जिसके साथ साइन आ रहा हो उसे साइन कहते हैं, जिसके साथ कोई साइन ना आ रहा हो उसे अनसाइन कहते हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा हो उसे लॉन्ग कहते हैं, जिसकी रेंज कम हो उसे शॉर्ट कहते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग और शॉर्ट हम आगे चल के देखते हैं कि इनकी रेंजेस कितनी होती हैं, ठीक है। द मॉडिफायर साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट कैन बी अप्लाइड टू इंटीजर बेस्ड टाइप्स, ठीक है। अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट ये किसको अप्लाई हो सकता है, इंटीजर बेस्ड टाइप को। जिस तरह मैं कहूँ आपकी एज है, इंटीजर है, ठीक है, नंबर उसका इंटीजर है लेकिन वो शॉर्ट है, ठीक है। कितनी होगी, 2 डिजिट्स में ही होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में तो नहीं होगी। 103, 104 वो तो बाद की बात है। अगर कोई जाएगा 110 साल तक तो उसकी 3 डिजिट बढ़ जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। वैसे तो यही है 25, 26, 35, 55, 60, ठीक है। तो वो क्या है, शॉर्ट है। अब अगर आपका CNIC लिखना है तो वो क्या है, लॉन्ग है। उसके लिए हमें लॉन्ग स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका किसी को प्रॉफिट हुआ है, किसी को लॉस हुआ है, साथ प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो वो किस में आएगा, साइंड में आएगा, ठीक है। इन एडिशन साइंड एंड अनसाइंड कैन बी अप्लाइड टू करेक्टर एंड लॉन्ग कैन बी अप्लाइड टू डबल, ठीक है। ये हम जो साइंड एंड अनसाइंड है, ये करेक्टर को भी अप्लाई हो सकता है, लॉन्ग को भी और डबल को भी, ठीक है। लॉन्ग अभी हमने ऊपर समझ लिया, डबल हम नीचे समझते हैं कि उसकी डबल की रेंज क्या होती है, मतलब उसी चीज को डबल कर देना, ठीक है। ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, और ये उनकी विड्थ है जितना वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, और लास्ट में उनकी रेंज है। पहले नंबर पे आता है करेक्टर। करेक्टर डाटा टाइप कितनी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट, और उसकी रेंज हमारे पास उसने दी हुई है -128 to 127 और 0 to 225। अनसाइंड कैरेक्टर की स्पेस होती है 1 बाइट और 0 से 225। साइंड की इस तरह होगी हमारे पास -2 127, ठीक है। और इंट हमारे पास देखिए ये अनसाइंड है, इसमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, ये साइंड है, इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। इंटीजर कितनी डाटा ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट, उसकी रेंज ये आपके सामने लिखी हुई है, इधर से लेके इधर तक। इसके दरमियान में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। इसी तरह ये सब की क्या लिखी हुई है, रेंज लिखी हुई है, और साइज लिखा हुआ है कि वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेंगे रैम के अंदर, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब जिस तरह ये डबल है, डबल कितना ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट, और उसकी रेंज हमारे पास 1.7 ई, ठीक है, 15 डिजिट्स इसमें आते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास 7 डिजिट्स आते हैं, इसमें भी 15 डिजिट्स आते हैं। तो जितनी साइज और स्पेस बढ़ती जाएगी उतना हमारा नंबर लेंथी होता जाएगा। अगर हमने बड़े से बड़ा नंबर भी लिखना है तो हम उसमें लॉन्ग या डबल लगा के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट में तो हम सिंपल, इंट, फ्लोट ये यूज़ करेंगे, करेक्टर, ठीक है। जो जो हम प्रोग्रामिंग आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लॉन्ग, डबल फ्लोट इनको यूज़ करते हुए जाएंगे। तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये रेंजेस है, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है, कि करेक्टर की क्या रेंज है। ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि अब हमने डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को, ठीक है। डाटा टाइप समझ आ गई ना, हमने पहले पढ़ा कि डाटा टाइप क्या है। आइडेंटिफायर, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डाटा टाइप्स जो टाइप ऑफ डाटा बताते हैं, ठीक है, कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ठीक है। अब चीज़ें समझ आना शुरू हुई है ना यहाँ से, कि आइडेंटिफाई करना है डाटा टाइप को। ये इंटीजर है, ये फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में है, ठीक है, ये करेक्टर में है, ये कौन सा डाटा टाइप है, अब हमें समझ आना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेयर करना, ठीक है। मैंने x लिखा, सिर्फ x लिखा, ठीक है, आपको समझ आ गया ये वेरिएबल है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि यार ये वेरिएबल है, लेकिन इसमें स्टोर क्या करूँगा मैं। इंटीजर स्टोर करूँगा, फ्लोट स्टोर करूँगा, फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट स्टोर करूँगा, या मैं इसमें स्टोर करूँगा करेक्टर। अब मैंने उसको बताना है कि मैंने इसमें क्या स्टोर करना है, ठीक है। अब वो मैंने किस तरह बताना है सी प्लस प्लस में, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन, कि आई एम गोइंग टू डिक्लेयर कि ये जो मैंने वेरिएबल रखा है इसकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई इट्स नेम, data types and range of the value that variable can store depend upon its data type, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या स्पेसिफाई करता है, वो जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक वेरिएबल में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका टाइप होनी चाहिए, ठीक है, कि वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो डिक्लेरेशन है वो स्पेसिफाई करती है उसका डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप पता चलेगी तो उसकी रेंज भी पता चल जाएगी जो उस वैल्यू उसमें स्टोर हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है जिस लिखने का तरीका, ठीक है, जिस तरह एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है उसी तरह प्रोग्राम लिखने का भी एक सिंटैक्स तरीका होता है, ठीक है। अब ये देखें जी, इंटीजर ए ये हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। इंट स्पेस वेरिएबल और लास्ट में हमारे पास आता है टर्मिनेटर सॉरी, इसको हम कहेंगे कि ये हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। किसको डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल ए को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंटीजर है। ये हमने कंपाइलर को समझा दिया, और ये तरीकाकार है उसको समझाने का। किसी चीज़ को अगर हमने लिखना है, इंटीजर को लिखना है ए, तो ये तरीकाकार है, ठीक है, ये सिंटैक्स है। अब हमने क्या किया, हमने कंपाइलर को बता दिया कि भाई जो सी है ना उसकी डाटा टाइप करेक्टर है, हमने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, ठीक है। अब हमने बता दिया कि यार जो डी वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप फ्लोटिंग टाइप है, अनाउंस कर दिया, सी प्लस प्लस कंपाइलर को समझ आ गई। अब मैंने बता दिया यार जो ये सी एन आई सी है इसकी जो डाटा टाइप है वो इंट है लेकिन डबल में है, क्योंकि ये लेंथी है तो साथ मैंने डबल लगाया, ठीक है। इसको मैं सिर्फ इंट सी एन आई सी भी लिख सकता था, लेकिन अगर डबल लगा दिया इसका मतलब है कि ये लेंथी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, कि आई एम डिक्लेयरिंग दैट ए इज इंटीजर, सी इज करेक्टर, डी इज फ्लोट, सी एन आई सी इज डबल, ठीक है। तो ये हो गया तरीकाकार किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का इन सी प्लस प्लस कंपाइलर, उसको हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। ये भी एंड पे हम एक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिक्लेरेशन, कैसे उसको समझ आ रहा है। आगे आता है हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जिस तरह अर्थमेटिक आपको पता है कैलकुलेशन को कहते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस, these instructions are formed by using assignment of arithmetic operators, ठीक है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या होती हैं कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
और वो किसके थ्रू होती हैं, परफॉर्म होती हैं, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी वजह से वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ एडिशन करें, तो एडिशन आपके लिए क्या है, एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। आपके दिमाग में कई इंस्ट्रक्शन के आपको टीचर कह रहे हैं ऐड करें, 2 और 5 को ऐड करें। अब उसको ऐड करने के लिए आपको ऑपरेटर चाहिए। कौन सा ऑपरेटर चाहिए, एडिशन ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस लिए हम यूज करते हैं, न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए, प्लस, डिवाइड, मॉडुलस, परसेंटेज, ठीक है, जो भी हम जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ सके। अब हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। देखते हैं ये क्या होते हैं। ये आप पहले देखें, ये देखिए मैंने लिखा हुआ x प्लस वाई, नीचे मैंने बताया x एंड y आर ऑपरेंड्स, ठीक है। x और y को हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें क्या है, ऑपरेटर है, सॉरी तो प्लस क्या है, इसमें ऑपरेटर है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर में फ़र्क पता चल जाए। यूनरी यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इट ओनली रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड, ठीक है, इसे यूनरी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है। अब ये जहाँ पे हमने x प्लस वाई किए, यहाँ एक तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो है, ठीक है। ऑपरेंड इज अ वेरिएबल और नंबर, ऑपरेंड कोई वेरिएबल हो सकता है, जिस तरह ये मैंने x प्लस वाई लिखा, वेरिएबल्स लिखे, यहाँ मैं 2 प्लस 7 भी लिख सकता था, नंबर भी लिख सकता था, ठीक है। अब ये हमारे सामने टाइप लिखी हुई है यूनरी ऑपरेटर की, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आर यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, ठीक है, जो कि सिर्फ क्या रिक्वायर करता है, सिर्फ एक ऑपरेंड को रिक्वायर करता है। ये हम पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, ये यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर करता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि यूनरी और बाइनरी में क्या फ़र्क है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स, ये हमारे सामने कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स आ गए। अब मैं कहूँ 2 को ऐड करो, आप पूछेंगे किस में ऐड करो, दूसरा ऑपरेंड बताओ, ठीक है, 2 प्लस 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 2 0, ठीक है। डिवीजन करेंगे 2 बाई 2 1, ठीक है। दो ऑपरेंड हमें चाहिए होंगे, इसमें दो चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक, ठीक है। तो ये प्लस प्लस का जो साइन है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, ये हम इस तरह आके यूज़ करेंगे, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह यूज़ होगा। डिक्रीमेंट है, पोस्ट प्रीफिक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह मतलब एक ही के ऊपर ये अप्लाई होगा। ये किस लॉजिक से अप्लाई होगा, जब हम लूप पढ़ेंगे उसमें हमें पहले ये समझना पड़ेगा, तो फिर ही हम आगे चल सकेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही हमने याद रखा कि कौन से ऑपरेटर हैं, किस तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट होता है किसी चीज़ को असाइन करना, जिस तरह हमें कोई काम असाइन कर देता है, इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। इक्वल का साइन हम यूज करते हैं जिससे हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये समझने वाली बात है, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक है। जब हमने पीछे पढ़ा था, हमने क्या लिखा था, इंट x, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि इंटीजर x की जो डाटा टाइप है वो x है, वो x की जो डाटा टाइप है, सॉरी, वो इंटीजर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर दूं, x इज इक्वल टू 6 या 5 असाइन कर दिया मैंने, इसको कहा जाता है लैंग्वेज की ज़ुबान में, सी प्लस प्लस की ज़ुबान में, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये क्या था, ये सिंपल मैंने डिक्लेयर कर दिया, हाँ भाई x इंटीजर है, और इंटीजर मेरे जेन में आया, मैंने कहा ये इंटीजर, हमारे पास इसकी रेंज थी -2793 से लेके +2793 समथिंग, ठीक है। मुझे याद आ गया कि उनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, ये होगी डिक्लेरेशन। लेकिन अब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, मैंने इसमें 5 स्टोर कर दिया, ये होगी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मतलब हमने ऑन द स्पॉट बता दिया कि हमारी जो वैल्यू है इंटीजर की वो क्या है, ठीक है। इन अबव एग्जाम्पल
यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, ठीक है। In above example, we assigned x a value 5. X is a variable with data type of integer, ठीक है। If और यहाँ हमने लिखा हुआ है integer x is equal to 5. इस चीज को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस टू असाइन integer value टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जस्ट हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है या ये हमारे पास करेक्टर है, ये कौन सी डेटा टाइप है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू भी बता देते हैं कि हाँ ये इंटीजर है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल प्रोवाइड्स इट्स इनिशियल वैल्यू एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी जब हम प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन में हमने पहले ही बता दिया x इज इक्वल टू 5 क्या है। ये चीज़ अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये हम जब जब हम इनको यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में, फॉर लूप्स में, साथ साथ हम इसको समझते जाएंगे। यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जस्ट अभी हमने इनको जहन में रखना है कि ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम साथ साथ समझते जाएंगे। अब आता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स प्रायोरिटी, किस चीज़ की प्रायोरिटी हाई है। इट मीन्स विच ऑपरेटर विल ऑपरेट फर्स्ट इफ मोर देन वन ऑपरेटर प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आ गई आपके पास या कंप्यूटर के पास जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास पड़े हुए हैं ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसको हमें किस तरह पता लगाना है कि वो किस तरह हमारे पास कौन सा पहले सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट लाइक डुमैस रूल मैथमेटिक्स में जो होता है उसी तरह हम इसको ऑपरेट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस किसकी प्रायोरिटी हाई है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस या परसेंटेज, ठीक है। लास्ट में हमारे पास होगा प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या है, प्रायोरिटी है। पहले नंबर पे ब्रैकेट्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस माइनस, मतलब सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम वो देख लेते हैं। देखें इसमें हमारे पास काफ़ी कुछ गिवन है। अब सबसे पहले प्रायोरिटी हाई है ब्रैकेट्स की, वो तो नज़र आ नहीं रही, ठीक है। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, 2 क्रॉस 3 6, ठीक है। अब 2 क्रॉस 3 6 हो गया, 6/4 ये, बाकी सारा वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम जो 6/4 है, 6/4 अगले में, अब पहले नंबर पे क्या चीज़ सॉल्व हो रही है, 6/4। तो 6/4 हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कोई आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम इंटीजर में लिख रहे हैं, फ्लोट में नहीं लिख रहे, तो पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया। तो 1 प्लस 4/4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5/8। अब देखते हैं अगला डिवीजन वाला कौन सा, ये वाला 4/4, 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला डिवीजन कौन सा, 5/8, ये कोई आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे इसके पॉइंट को, तो ये सिर्फ 0 रह जाएगा। अब हमारे पास किसकी प्रायोरिटी हाई है, एडिशन की। 1 + 1 2, फिर 2 + 8 10, फिर बाद में ये 2 + 0 2, ठीक है। आपने इस तरह लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। इस तरह करके जो जो आता जाएगा उसको आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी पिछले में मैंने ये यहाँ पे किया, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ठीक है। पहले नंबर में मुझे 1 + 1 आया, 2 सॉल्व हो गया, ठीक है, 2 आ गया। फिर अब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, मेरे पास पहले नंबर पे इसकी प्रायोरिटी है, ये 10 हो गया। अब मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट, माइनस आया लेकिन इसकी प्रायोरिटी तो हाई नहीं है, प्लस है, तो 2 + 0 2, तो फिर आखिर में मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8। तो ये होती है हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था डेटा टाइप्स, ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने प्रोग्राम किस तरह उसको, ये जो हमने सारा पढ़ा है उसका थोड़ा विजुअलाइजेशन देख लें। तो अभी इसके बाद से हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ ज़्यादा मतलब
हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा आ जाएंगे। अभी जो हमने बेसिक चीज़ें थी वो तकरीबन पढ़ ली हैं, ठीक है। अब साथ साथ हम सिंटैक्स सीखते जाएंगे और प्रोग्राम परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। अब हम ओपन कर लेते हैं टर्बो सी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ टर्बो सी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देख लेंगे इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। ये हमारे पास पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बैकस्पेस कर देते हैं। शुरू से हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हम क्या इंक्लूड करेंगे, लाइब्रेरीज, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास सेकंड लाइब्रेरी कंसोल वाली, ठीक है। ये आपने करनी है, ठीक है, चाहे जो मर्जी प्रोग्राम आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, ये भी आपने इंक्लूड करना है। ये फंक्शन हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं, फिलहाल आपने इसको वाइड मेन ही लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है सबसे पहले नंबर पे क्लियर स्क्रीन का हम फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम है हमारा, फर्ज करें हमने दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें दो वेरिएबल चाहिए ना, ठीक है। तो पहले हम वेरिएबल कर देंगे, एक एक्स है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं इंट वाई, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इकट्ठा किस तरह लिखना है, इंट ये आपने वाई, जाहिर बात है जो इनका सम आएगा वो आपने किसी वैल्यू में स्टोर करना है, ठीक है, सम। जो इनका हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो भी आपने किसी में सेव करना है, हम उसे लिख देते हैं PRO, ठीक है। इनकी डिवीजन भी आएगी, उसे आप डिव लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो डिवीजन है वो हमारे पास किस में आती है, फ्लोट में, ठीक है। तो उसे अभी फिलहाल हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ सारे को हम फ्लोट में लिख लें या डिवीजन को भी हम रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इनिशियलाइजेशन, वो डिक्लेरेशन होगी। यहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम अपनी बात शुरू करेंगे। हम कहेंगे कंपाइलर को कि पहले भाई तुमने डिस्प्ले करवाना है एंटर एनी टू इंटीजर्स, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कौन से इंटीजर्स एंटर करने हैं वो मैं बता देता हूँ। एक्स एंटर करना है, ये मैंने रन टाइम में करना है, सी इन। अब मैंने यहाँ पे y एंटर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब फार्मूलाज लग जाएंगे। सम, क्या फार्मूला सम का होगा, x प्लस वाई, ऑपरेटर लग गया, ठीक है। आगे हमारे पास प्रोडक्ट का क्या होगा, पी आर ओ एक्स डॉट मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के सब भी लिख देते हैं, मतलब सब और टर्मिनेटर। ये जो जब आपका मेन फंक्शन शुरू हो जाता है फिर आपने हर लाइन के आखिर में ये लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसे कहते हैं सेमीकोलन और टर्मिनेटर, ठीक है। ये हो गया। सब के लिए हम यूज करेंगे, हम पहले फार्मूला सारे उसे बता रहे हैं कि आपने ऐसे, कंपाइलर ने ऐसे करना है। अब हमारे पास बारी आएगी कि हमारे आंसर्स कैसे आएंगे। लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे करके सम इज इक्वल टू, ये मैं बताता हूँ कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। एक दफ़ा ये मुझे कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट हमने लिख दिया, ठीक है, प्रोडक्ट। यहाँ पे PRO, ठीक है, जो हमने उसको आइडेंटिफायर लगाया हुआ है, एंड एल यानी जो उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ, एंड लाइन हो गया सी आउट। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, इसे मैं लिखता हूँ सब, मतलब सब्ट्रैक्शन।
ये हमारे पास ऐसे हो गया, यहाँ पे सब आउटपुट एंड लाइन ये, ठीक है। लास्ट में गेट कैरेक्टर का फंक्शन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आउटपुट होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, ये कंपाइल भी हो जाएगा साथ ही रन हो जाएगा, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है 2 डिजिट्स एंटर करो इंटीजर्स, ठीक है। देखा सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन हैं कि भाई हमने ये क्यों लिखा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है प्रोग्राम में, रन तो हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर से एक यूज़र आया, उसको मैंने ये प्रोग्राम दिया होगा, भाई करना क्या है, लिखा क्या है इस पर, हमने करना क्या है। मुझे तो पता है भाई दो डिजिट, क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम बनाया, मैं तो आंसर ले आऊँगा, वो क्या करेगा, वो कुछ गलत एंटर कर देगा, क्या पता वो कैरेक्टर्स एंटर कर दे, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने ये इसलिए मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि एंटर एनी 2 नंबर्स, ठीक है। ये मैंने मैसेज एंटर, कोई भी आप मैसेज एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। एंटर एनी नंबर्स, एंटर एनी 2 नंबर्स, एंटर एनी 2 इंटीजर्स, जो आपका दिल करे, जो आप समझाना चाहते हो। अब सी इन एक्स है और सी इन वाई है, ठीक है। फर्ज करो आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे ये किस लिए कि जो मैं इनपुट देता हूँ, देखा ये रन करूँगा ना मैं, ठीक है। हम करते हैं इसको रन, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये सी इन की कमांड है कि अब वो मुझसे कुछ मांग रहा है इनपुट। ये मैंने एक इनपुट दी, सी एन एक्स हो गया, ये सी एन वाई हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे ये 3 है, ये तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएंगे, ये सेव हो जाएंगे मेमोरी में। अब ये सम भी सेव हो गया, प्रोडक्ट भी सेव हो गया, सब्ट्रैक्शन भी सेव हो गया। अब हमने उससे खुद तो देखना है ना, कंप्यूटर ने तो सेव कर लिया, उसको हम देखेंगे सी आउट से। तो हम जो सी आउट है ना, उसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं। आप कहते हैं ये सर ने पता नहीं सम क्यों लिख दिया साथ, ठीक है, नहीं लिखते हम, सीधा सीधा हम सम को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। ये हम किसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, सम को, ठीक है। जो ये सम स्टोर हुआ है ना, सम को हमने बताया हुआ, इंटीजर को बताया हुआ है सम में, ठीक है। अगर मैं इधर, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है, ये मेरे पास केस सेंसिटिव है, मैं इसकी जगह कैपिटल एम कर देता हूँ। अब देखता हूँ अब क्या होता है। यहाँ पे मैं रन और कंपाइल करता हूँ, वो कहेगा भाई एरर है, कहेगा ये क्या चीज़ है। हालांकि मैं कहूँगा यार ये भी तो सम है, ये भी सम है, क्या वजह है। तो ये स्मॉल एम लिखना है, इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। अब देखो मैंने सम का वो हटा दिया, जो मैंने मैसेज डिस्प्ले किया था ना सम का, मैंने सिंपल सी आउट क्या कर दिया, सम। भाई जो कुछ आपने सम में स्टोर कर दिया वो मुझे दिखा दो। तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ, 4533। अब आप कहेंगे यार ये 79 कैसे आ गए, ये क्या चीज़ है, कंफ्यूजन आ गई ना। देखो प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन तो आपको समझ आ गई, लेकिन ये 79 क्यों, क्या चीज़ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया था सम का, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे हम मैसेज, कोई भी मैसेज है उसे हम किस में डिस्प्ले करवा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। ये अब इसके साथ ही मैं इसको भी डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। नहीं करवाना तो इसको अगली लाइन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मैं नंबर एंटर करता हूँ, देखा सम, ये प्रोडक्ट, ये अगर मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को भी निकाल दूँ, इसको भी निकाल दूँ, ये आपने सिंटेक्स फॉलो करना है। सी आउट, ये वाले साइन, जो चीज़ लिखनी है, फिर ये वाले साइन, और फिर एंड एल, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सी आउट। अब जिस तरह ये है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग सर हो जाए, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। एंड लाइन ये टर्मिनेट हो गया। अब हम अगली लाइन में आएंगे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट सम, ठीक है। फिलहाल हम इस पे सम ही आउट करवाते हैं, ठीक है, हमने एग्जांपल ही देखनी है ना, बाकी हम आउट नहीं करवा रहे अभी, ठीक है। कंट्रोल F9, इसको मैंने यहाँ पे सी आउट
हमने कोई मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से एरर दे रहा है। 1 मिनट, कंट्रोल F9 देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, ये मैंने सी आउट को कट कर दिया, ठीक है। सी आउट आपने स्पेलिंग ठीक लिखना है, अब इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सी आउट किसको करना है, सम को, ठीक है। अब हम कंट्रोल F9 करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 5, 1 मिनट, कंट्रोल F9 हमने एंटर किया, 2 2 सम 4, अगली लाइन में आ गया, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा यही होता है कि हम इसको इसके साथ ही सम है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अगला इसके साथ हम लिख लेते हैं, एक ही लाइन में सारों को कर देते हैं प्रोडक्ट। आप एक ही लाइन में सारों को भी कर सकते हैं। ये उससे आगे आपके पास प्रो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये, फिर उसके बाद आपने लगा दिया सब्ट्रैक्शन का साइन, सब इक्वल, ये क्लोज, फिर यहाँ पे आपने सब लिख दिया और ये आपने एंड लाइन कर दी, ठीक है। सारे एक जगह पे लिख दिए, नो प्रॉब्लम। 2 3, तो ये देखा सम 5 प्रोडक्ट। अगर इसमें हम स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस दे के बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने प्रोग्राम्स को रन करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। पहला प्रोग्राम सिंपल सा प्रोग्राम था, ये अब हमने सी इन लगाया हुआ है। अगर फर्ज करो आप कहते हैं नहीं यार सी इन नहीं हमने करना, हमने इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये तो हमने डिक्लेरेशन की हुई थी ना, इनिशियलाइजेशन में देखते हैं क्या नुकसान होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार मैंने नहीं करना, मैंने इसे इनिशियलाइज करना है। एक्स को मैंने क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। कॉमा y को मैंने 6 रखना है। बाकी तो भी मैंने कैलकुलेट नहीं किए, सम, प्रोडक्ट और सब, ठीक है। जो आप यहाँ पे नाम रख रहे हैं ना चीज़ों का, जब डिक्लेयर कर रहे हैं वो ही नीचे यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने उसके नाम पहले से बता दिए। अब क्या होगा, मैं कंट्रोल F9 करूँगा, पक्की पकाई चीज़ें मेरे सामने आ गई, ठीक है। सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया, सब्ट्रैक्शन ये आ गई, ठीक है। तो अब इसमें नुकसान क्या होगा, हमें हर टाइम जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन CN में क्या था, रन करो, जो मर्जी नंबर लिखो और उसको रन कर लो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।